साथी प्रोफेसर चौथी राम हम लोगों के बीच से जा ही नहीं सकते। हम चलेंगे डॉक्टर संजय श्रीवास्तव के पास। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी। जी, अभी दीपायन जी ने जो कहा जिस तरह से कि चौथे राम जी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत थे, और इस तरह युवाओं में उनकी उपस्थिति होती थी, जिस तरह उनकी दस्तक होती थी, हर तरह से प्रतिरोध के आह्वान में वो अपनी भूमिका सुनिश्चित करते थे। हमारे बीच इस समय बनारस में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी पीढ़ी का हो, जो एक गार्जियन की तरह हो, जो उस तरह से अपनी भूमिका अदा कर सके। चौथीराम यादव जी ने सेवानिवृत्ति के बाद काफी कुछ लिखा पढ़ा। उनका आलोचनीय व्यक्तित्व तो बहुत खुल करके आया। उसके पूर्व अध्यापक की भूमिका में थे, और अध्यापक की भूमिका में रहते हुए वो सर्वाधिक लोकप्रिय शिक्षक थे हिंदी विभाग के। दीपायन जी ने जब कहा तो उस समय की बात है, तब मैं यहाँ नहीं था, लेकिन ये सुनता हूँ कि उनके साथ युवाओं का एक समूह, जमात हुआ करती थी। लेकिन ये कैंपस की बात है। वो कैंपस से बाहर, वो कैंपस के बुद्धिजीवी नहीं थे। चौथीराम यादव कैंपस से बाहर गांव गिराव, मोहल्लों के बीच, सामान्य जन के बीच अपनी हाजिरी देने वाले व्यक्तियों में थे। मुझे कई साल पहले की बात याद है कि कोरौता करके एक गांव लोहता के पास है, वहां के लोगों ने हम लोगों को बुलाया, चौथीराम जी गए और उन्होंने पूरे गवई अंदाज में लोगों को संबोधित किया, और लगातार वो उनके बीच आते जाते रहे। इस तरह से कई ऐसे उदाहरण हैं जिस तरह वो अपने गांव के लोगों के बीच जाना पसंद करते थे, सामान्य लोगों के बीच उठना बैठना पसंद करते थे, उनकी बात करते थे। वो केवल साहित्य की चर्चा करने वाले विद्वान, एक अध्यापकीय व्यक्तित्व के एक व्यक्ति नहीं थे। उनका एक दायरा था जो उन्होंने नौकरी करते हुए हिंदी विभाग तक रखा था। वो लेखक के रूप में जहाँ थे वहां थे, वो एक एक्टिविस्ट राइटर के रूप में, इंटेलेक्चुअल के रूप में, अब कह सकते हैं वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे। और इस रूप में जैसे कह सकते हैं कि आप लाल बहादुर वर्मा जी थे, जैसे आप देख सकते हैं रूपरेखा जी थी। इस तरह की जो भूमिका एक शिक्षक को किस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में आना है, किस तरह से खुल करके आना है। आज के शिक्षक परिसर के बाहर आने, सत्ता के साथ मुठभेड़ करने से जिस तरह हिचकते हैं, खुलकर बोलने से जिस तरह हिचकते हैं, चौथीराम यादव उन लोगों में नहीं थे। बीएचयू गेट पर होने वाले लगभग हर धरना प्रदर्शन में जब बीएचयू के शिक्षक अंगुली पर गिन करके दो चार लोग हुआ करते थे, चौथीराम यादव तो सबसे आगे हुआ करते थे। थाने का घेराव करने वालों में, अस्पताल में किसी तरह का मामला हो, छात्रों की तरफ से हो, या कई कई ऐसे प्रसंग थे, आप लोग सब जानते हैं, उन सब में उन्होंने भूमिका अदा की। और छात्रों का एक बार आंदोलन प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गया, उसको खत्म करना मुश्किल हो गया। यादव जी को बुलाया गया, उन्होंने बच्चों को समझाया और बच्चों ने आंदोलन वापस ले लिया। तो ये उनका व्यक्तित्व था। कबीर की तरह, कबीर के शहर में ऐसे व्यक्ति थे जो सबका आह्वान करते थे कि लिए लुकाठी हाथ चलो हमारे साथ। वो सबको लेकर के चलने के लिए वो जन आंदोलन के सहचर थे, अगुआ थे। जिस समय में हम लोग हैं, जब आंदोलन अपनी भूमिका खो चुका है, जब आज आंदोलनों की बात कही जाती है, आंदोलन है ही नहीं हमारे समय में। हमारे समय में आज प्रतिरोध की बात करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे समय में चौथीराम यादव जी प्रतिरोध की बात करने वालों में, ईमानदारी से दत्त होकर के आगे रहने वालों में थे, और उन्होंने वो भूमिका अदा की। कभी किसी भी तरह से उन्होंने किसी चुनौती को झेलने में अपने को पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने हर खतरे उठाए। उसके लिए बहुत सारे ऐसे अवसर आए, जैसा
गोरख जी कह रहे थे, अभी दीपायन जी भी कह रहे थे, और वो जो भी हुआ हो, जहां हुआ, विरोध करना, विरोध तो होगा ही। हम जिस समय में हैं यहाँ और भी विरोध है, लेकिन यादव जी को लोगों ने समझाया। इलाहाबाद में एक आयोजन था 2 साल पहले, वहां उन्होंने शिक्षा नीति पर भाषण देते हुए कह दिया कि आज संघ से संचालित होकर के शिक्षा व्यवस्था चल रही है, अखबार की हेडिंग बन गई। लोगों ने कहा, अरे आप ये क्या कह रहे हैं, सरकार के लोग क्या सोचेंगे। तो क्या इससे क्या होता है, हमें तो कहना है, हम कहेंगे। तो इस तरह बहुत सारी चीजें थी जो उनके लिए एक सीधे सरल व्यक्तित्व, लेकिन बौद्धिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वाह करने वाले एक ऐसा अध्यापक जो जनता को जागरूक कर सकता है, जो जनता को शिक्षित कर सकता है। केवल क्लासरूम में वो टीचर नहीं होता, वो टीचर पूरे समाज के लिए। चौथीराम यादव इस तरह के व्यक्ति थे। उनकी कमी हमारे लिए बड़ी कमी है। उन्होंने हिंदी आलोचना की बात की जाए तो उसमें एक ऐसी बधारा, जो लोक धर्मी परंपरा के वो आलोचक थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये दूसरी परंपरा की बात की। दूसरी परंपरा के आलोचक नामवर जी ने कहा, उन्हें दूसरी परंपरा का आलोचक और दूसरी परंपरा की आलोचना की बात की, उसमें बड़े कंट्राडिक्शन थे। रामविलास शर्मा और नामवर सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच में वो एक संवाद और उसके बहुत सारे मुद्दे उठे। लेकिन तीसरी तीसरी शक्ति जो इस लोक धर्मी चेतना को आगे बढ़ाती है, साहित्य में हाशिए का समाज, अस्मितावाद की बात की जाती है। हमारे मार्क्सिस्ट आंदोलन में, मार्क्सिस्ट विचारधारा में या अस्मितावाद की क्या गुंजाइश बनती है। भारतीय बुद्धिजीवी, भारतीय मार्क्सवादी अस्मितावाद को लेकर के क्या सोचते हैं। एक समय था जब इसके बारे में कोई सवाल हम सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन सबसे आगे हैं वो लोग। चौथीराम यादव, जिसमें उन्होंने इस बात को उठाया, यदि इसे हम छोड़ेंगे तो हम अप्रासंगिक हो जाएंगे। और अपने हिसाब से इस चीज को साबित होते हुए हम लोगों ने देखा। अगर आज उस अस्मितावाद की आप अनदेखी करते हैं, आप उस अस्मितावाद को लेकर के अपने अपने तार्किक शरण को सामने नहीं रखते हैं, उसका कोई विश्लेषण आपके पास नहीं है, उसके संबंध में आपका कोई ऐसा दर्शन नहीं है जो उस हाशिए के समाज को आश्वस्त कर सके, तो आपकी कोई भूमिका नहीं हो सकती। उन्होंने यही बात लोक और वेद आमने सामने में रखा। लोक और वेद आमने सामने नाम से ही एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है जो ज्ञान समाज की दुर्विसंधियों को, ज्ञान समाज में व्याप्त विसंगतियों को उजागर करती है, और ये बताती है ये जो समाज है अस्मितावादी जहाँ है, उनकी भी बात साहित्य के अंदर होनी चाहिए। साहित्य में एक स्वर होना चाहिए जो नेपथ्य में है, जो छुपा हुआ है, जो कभी आया नहीं सामने। तो मार्क्सवाद ने इस बात को नोटिस किया तो अपनी जिस सैद्धांतिकी के सहारे किया था, उससे आगे बढ़ करके उसका नया अध्याय सामने रखने की जरूरत है। तो उसको कैसे रखा जाए, बहुजन समाज वैचारिकी नाम से उन लोगों ने रखा, और चौथीराम यादव ने इसकी बहुत गहरी पैरोकारी की, और इसे उन्होंने सामने रखते हुए बात अपनी कही। तो बार बार नेटवर्क बाधित हो रहा है, आज बहुत कुछ कहने की स्थिति नहीं है। हम लोग यादव जी को याद कर रहे हैं, उनकी कमी खलेगी, लेकिन जो उनके विचार हैं, उन्होंने जैसे कहा था कि भाई जात नहीं जमात की बात करो, तो ये जो इस तरह का उन्होंने अपनी बातों से एक नारा दिया, जो उन्होंने जगाने का काम किया, जिस तरह के सचेतक की भूमिका में वो रहे, वो हमें उसकी शिद्दत से कमी महसूस होगी। उम्र है और सबको जाना है, सही है। यादव जी ने अपने कर्तव्य का भरपूर निर्वहन किया, अपनी भूमिका का पर्याप्त निर्वहन किया, लेकिन इस कठिन समय में अभी उनकी जरूरत थी। काश वो हमारे बीच अभी और रहते और हम उनके साथ
अपने काम को और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन ये नियत, ये समय है, विडंबना है कि ऐसा हो नहीं सकता। चौथे राम जी का साथ अब नहीं है, लेकिन हमें उनसे कहीं न कहीं से साथ, उनसे सीख जो मिली है, जिस तरह हमें साहस के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए, जब देश में फांसीवाद का संकट है, जब देश में एक अजीब तरीके का संकट है, अधिनायकवाद का संकट है, जनता के बीच में खुल करके बातचीत को कहने का, रखने का, समझाने का एक बहुत बड़ा संकट है, उस समय चौथीराम यादव हमारे आइकॉन थे। अब वो नहीं है, हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलना होगा। उनकी पुस्तकें हैं, उन्हें जनता तक ज्यादा से ज्यादा, अब तो वो इतिहास पुरुष हो गए हैं, और उनकी भूमिका जो रही है इस उम्र में, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, और लगातार दौड़ना, लोगों तक जाना, अपनी बात रखना, ये बहुत कठिन था, लेकिन यादव जी ने कर दिखाया। आप टेक्नोलॉजी को देखिए कि वो एक एक पल नोटिस करते थे, और इसी सोशल मीडिया पर अपनी हाजिरी देते थे, उस पर अपनी बात कहते थे। ये उनके अंदर की बेचैनी थी, छटपटाहट थी, एक ऐसी छटपटाहट, एक ऐसी बेचैनी, जिसने उन्हें जब तक जो जिंदा रहे तब तक बेचैन किया, अंदर से तोड़ा। कल जाते जाते समय तक उन्होंने मदर्स डे पर लिखा, उसके पहले उन्होंने लिखा, उसके पहले लिखा, मृत्यु की कोई आशंका नहीं, मृत्यु अचानक चुपके से आती है, और वो उसके साथ चले जाते हैं। हम आदरणीय चौथीराम यादव की स्मृति को नमन करते हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको इतने सम्मान, उन्हें वो सारे सम्मान, जिस तरह से उनको अ, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं के बीच और तमाम तरह के तत्वों के बीच जिस तरह स्वीकार्यता मिली, जिस तरह से सम्मानित किया गया, इस बात का सूचक है कि हमारे समय के बुद्धिजीवी सिर्फ किताबों में ना हो, सिर्फ बहसों में ना हो, जनता के बीच उतरे, अपनी बात को वहां खुल करके कहें, साहस करें, उस मुश्किल को उठाने का जज्बा उनके अंदर हो, ताकि समय के खतरों को हम देख सकें, उसके सामने जा